आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक ओम्स लॉ। चलिए देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है हमारा। ओम्स लॉ हमारा होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to current flowing through the कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है, हम सर्किट से समझते हैं। ये हमारा कंडक्टर है, इसमें हमारा रेजिस्टेंस बनेगा कुछ, इसका लो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली। ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, इन ये जो दो पॉइंट हमारे पोलर प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई करंट फ्लो होगा इसमें, ये हमारा रिटर्न पाथ हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस। हमारा जो वोल्टेज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी आई के, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। आर हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, इसका इसकी जो दूसरी डेफिनेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, द करंट फ्लोइंग थ्रू द होल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द voltage across end points, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। यहां से जो हमारा रिलेशन बनेगा वो हो जाएगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाय R। यहाँ से हमारा R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। इसके अलावा हमारी एक कंडीशन है, हमारी ओम्स लॉ एप्लीकेबल वेयर द टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। देखते हैं नेक्स्ट में हमारी जो ओम्स लॉ है, कंडीशन फॉर ओम्स लॉ physical conditions like temperature, humidity and electrical conductivity becomes constant। ओम्स लॉ फॉलो करने के लिए हमें फिजिकल कंडीशंस हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकम्स कांस्टेंट। हमारा जो कोई भी सरफेस होता है जिससे हमारा करंट फ्लो होता है, उस किसी मटेरियल का बना होता है वो, और उसकी हमारी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। नहीं तो हमारा जो ओम्स लॉ है वो वायलेट हो जाएगी अगर वो कांस्टेंट नहीं रहा तो। उसके बाद हमारे यहाँ से तीन फॉर्मूले बनेंगे।
सबसे पहले बनेगा V इज इक्वल टू आई आर, नंबर 2 बनेगा I इज इक्वल टू V बाई आर, और थर्ड बनेगा R इज इक्वल टू V बाई आई। ये हमारा DC के केस में हो जाएगा, DC। अब हम ग्राफ से समझेंगे कि ओम्स लॉ में हम और क्या ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने वोल्टेज कुछ भी दी, रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा, आई हो जाएगा हमारा कुछ, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज का ग्राफ, ये हो जाएगा हमारा आई, करंट आई। हमने सर्किट में वोल्टेज, सबसे पहले हम यहाँ आर को मानेंगे 5 ओम, कांस्टेंट मानेंगे हम इसको, और देखते हैं। वोल्टेज मानी हमने 10 वोल्ट। सबसे पहले हमने वोल्टेज मानी, सबसे पहले पहली कंडीशन लेंगे वोल्टेज 0, रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम। अगर हम इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारा करंट हो जाएगा वोल्टेज 0 रेजिस्टेंस 5, करंट हो जाएगा हमारा 0। तो ये वोल्टेज एक्सिस हो गया, ये करंट, वोल्टेज 0 तो हमारा करंट 0। उसके बाद हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं 10, रेजिस्टेंस 5, तो हमारा करंट हो जाएगा यहाँ से 10 डिवाइड बाई 5, 2 एम्पियर। उसके बाद हम वोल्टेज बढ़ाकर 20 वोल्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू बी 20 डिवाइड बाई 5, 4 एम्पियर, तो यहाँ हो जाएगा 4 एम्पियर। उसके बाद हम 40 वोल्ट कर रहे हैं, तो यहाँ रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से हमारा जो करंट है वो आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा हमारा 8 एम्पियर। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी वोल्टेज डबल हो रही है, यहाँ हमारी वोल्टेज डबल हुई 10 से 20, 20 से 40, वैसे वैसे हमारा करंट भी डबल हो रहा है। करंट भी हमारा डबल हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब वोल्टेज हमारी 10 वोल्ट है, करंट हमारा 10 वोल्ट मान लेते हैं यहाँ पे, करंट हमारा 2 एम्पियर है। वोल्टेज करंट हमारा 2 एम्पियर है, तो ये बन जाएगा कुछ यहाँ पे। उसके बाद हमारी वोल्टेज है 20 वोल्ट, करंट हमारा 4 एम्पियर। उसके बाद 40 वोल्ट, करंट हमारा है 8 एम्पियर। ओम्स लॉ है जो हमारी, वो देगी हमें लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हमारा जो वोल्टेज बढ़ेगा साथ में करंट भी बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में, और हमारा जो आर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आर हमारा रहेगा हमेशा कांस्टेंट। अब हम देखेंगे कि हमारी जो ओम्स लॉ है वो कहाँ कहाँ फॉलो होगी और कहाँ फॉलो नहीं होगी। ओम्स लॉ हमारी सबसे पहले फॉलो होगी ओम्स लॉ एप्लीकेशन। हमारी जो ओम्स लॉ है तो वो दोनों में एप्लीकेबल होती है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ AC एंड DC। लीनियर कंडीशन में भी हमारी ओम्स लॉ फॉलो होगी। लीनियर कंडीशन का मतलब क्या है, वोल्टेज एंड करंट चेंजेस लीनियरली एंड resistance become constant।
और ओम्स लॉ की हेल्प से हम अपना एक सिंपल सर्किट है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, उसमें हम अपना रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं इजीली। और हमें कोई रेजिस्टेंस इंसर्ट करना है, उसके हिसाब से हम अपने वोल्टेज को और करंट को घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी जो ओम्स लॉ है वो वायलेट किस कंडीशन में होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम ओम्स लॉ वायलेशन। वायलेशन हमारा जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका जो मटेरियल होता है वो होता है टंगस्टन का, टंगस्टन। जैसे ही हमारा करंट इंक्रीज होगा, आई हमारा इंक्रीज होगा, तो हमारे जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। तो हमारी जो ओम्स लॉ है उसमें बताया गया है कि हमारी जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब के लिए हमारी जो लॉ है वो वायलेट हो जाएगी, हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होएगा। तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। हमारा रेजिस्टेंस है न्यू रेजिस्टेंस, ओल्ड रेजिस्टेंस है हमारा, और इनिशियल बोल देंगे उसको, और ये हो जाएगा 1+R, 1+अल्फा, 1+अल्फा। और ये हो जाएगा हमारा न्यू टेम्परेचर माइनस इनिशियल। इसमें जो हमारा अल्फा होगा वो होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। चलिए देखते हैं। आर इनिशियल होगा हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा होगा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। और टी इनिशियल होगा हमारा, जो हमारा पहला टेम्परेचर होगा, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। और टी न्यू, जो हम अपना न्यू टेम्परेचर निकालेंगे, न्यू टेम्परेचर। हमारा जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होगा उसके लिए हमारी ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगी। वहीं इसके अलावा हमारा ओम्स लॉ यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स यूनि डायरेक्शनल डिवाइस लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर, इसमें हमारा जो करंट होता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। हमारी हमारा जो डायोड है वो लीनियर रिलेशन नहीं देता वोल्टेज और करंट के बीच में। कुछ इस टाइप से हमारा जो डायोड है वो वेवफॉर्म देता है। ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये हो गया करंट, कुछ इस तरह से देता है। ये हमारा लीनियर रिलेशनशिप नहीं दे रहा। जहां हमारा लीनियर रिलेशनशिप वोल्टेज और करंट का बनेगा वही हमारी ओम्स लॉ फॉलो होंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो ओम्स लॉ है वो एसी के लिए कैसे काम करेगी। ओम्स लॉ फॉर एसी। ओम्स लॉ एसी के लिए हमें कैसे कैसे काम करेगी। डीसी की जगह हमारा एसी सोर्स हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा रजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीन एलिमेंट हो जाएंगे। आर एल सी, यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा, ये हो जाएगी हमारी वोल्टेज। यहाँ पे हमारा कुछ एंगल भी होगा क्योंकि एसी में हमारी फेजर क्वांटिटी होती है, और फेजर क्वांटिटी को हम ऊपर वेक्टर से डिनोट करते हैं, आई वेक्टर। और ये हम लैगिंग लोड लेके चल रहे हैं। लैगिंग लोड में हमारा जो फेज है वो लैग करता है वोल्टेज से, कुछ भी एंगल हो सकता है, वो एंगल हो जाएगा हमारा फाई।
आर एल सी। उसके बाद हमारा जो डीसी के केस में क्या था, डीसी के केस में सिंपल था आई इज इक्वल टू वी बाय आर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई वेक्टर माइनस फाई इज इक्वल टू वी एंगल 0 डिवाइड बाय जेड। ये हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ से जेड, जेड हमारा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ से अगर हम जेड निकालना चाहे तो ये हो जाएगा वी एंगल 0 डिवाइड बाय आई वेक्टर माइनस फाई। यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट है वो आरएमएस वैल्यू है, एसी की आरएमएस वैल्यू। यहाँ पे हमारा जो जेड हो जाएगा वो हो जाएगा, जेड को भी हम वेक्टर से दिखाएंगे क्योंकि इसका भी कुछ फेज होगा। जेड वेक्टर हो जाएगा हमारा आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1/j⍵c। और ये इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जे ओमेगा एल माइनस 1/ω⍵c। हमारा जो ओमेगा एल होता है वो एक्सएल के इक्वल होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। वही हमारा जो एक्सी होगा वो होगा 1/ω⍵c। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। ये हो जाएगा जेड वेक्टर। अगर हमें यहाँ से अगर जेड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। और हम अगर हमें एंगल निकालना है तो हमारा हो जाएगा एंगल फाई निकालना में, तो ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। यहाँ से हमारा एंगल निकल जाएगा। इम्पीडेंस निकालने का हमारा एक और फार्मूला बन सकता है। अगर हमें इम्पीडेंस निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल, जेड इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाय आई एम। वी एम यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पीक वोल्टेज, और आई एम हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पीक करंट। डीसी के केस में हमारी जो ओम्स लॉ थी उसमें हमारा आर कांस्टेंट था, और एसी के केस में हमारी तीन क्वांटिटीज होती है आर एल सी, और उनसे मिलकर हमारा बनता है इम्पीडेंस। तो एसी के केस में हमारा जेड कांस्टेंट रहेगा और डीसी के केस में हमारा आर कांस्टेंट रहेगा। भाई ओम्स लॉ देने वाले वैज्ञानिक का नाम था हमारा जॉर्ज साइमन ओम, मशहूर साइंटिस्ट थे वो। ओम्स लॉ इज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम। और इन्होंने जो रेजिस्टेंस की यूनिट दी थी वो अपने नाम पे ही दी थी। रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी क्या होती है, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारे पास होती है ओम, और रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं हम ओम मीटर से, ओम मीटर, या हमारा मल्टीमीटर भी यूज कर सकते हैं इसमें, मल्टीमीटर। ओम्स लॉ से हमने सारे पॉइंट देख लिए हैं। ओम्स लॉ हमने डीसी के केस में देखी, हमारा आर कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहेगी। भाई हमारा एसी के केस में भी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बट जेड कांस्टेंट, इन पैलेस ऑफ आर जेड इज पैलेस्ड, जेड कंसिस्ट आर एल एंड सी कंपोनेंट। और ये हमारी जो ओम्स लॉ दी थी वो जॉर्ज साइमन ओम ने दी थी, इन्होंने अपने नाम पे ही इसकी यूनिट रखी थी रेजिस्टेंस की ओम। और ओम को हम ओम मीटर से मेजर करते हैं और मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।